बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आज अयोध्या जाएंगे। सम्राट चौधरी पगड़ी उतारने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अयोध्या में वे प्रभु श्री राम की प्रतिमा के दर्शन पूजन के बाद अपना मुंडन भी कराने वाले हैं। सम्राट चौधरी करीब 21 महीने बाद अपनी पगड़ी उतारेंगे। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा था कि वे अयोध्या जाकर अपनी पगड़ी खोलेंगे और उसे श्री राम के चरणों में समर्पित करेंगे। आज शाम तक उनके अयोध्या पहुंचने का कार्यक्रम है। बुधवार को अयोध्या में वे प्रभु श्री राम की प्रतिमा के दर्शन पूजन करेंगे। बीजेपी के सैकड़ों नेता सम्राट चौधरी के साथ जाएंगे। जिन जिलों में काफिला गुजरेगा, बीजेपी के नेता उनका स्वागत करेंगे। पटना के ज्ञान भवन में जिला कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई। बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री नितिन नवीन मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के विकास के लिए बिहार और समृद्ध कैसे हो सकता है, इस पर सभी लोगों ने अपनी राय रखी है। उन्होंने पटना के विकास का लक्ष्य समय पर पूरा करने पर जोर दिया। बिहार के विकास के लिए पटना कैसे और समृद्ध हो सकता है, इस पर सभी लोगों ने अपनी चर्चा रखी। जो प्रतिनिधि हैं सभी लोगों ने अपनी बात रखी है। पटना के विकास के लिए सभी लोग चिंतित हैं। उस पूरा करना है, टारगेट को पूरा करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में इस काम को पूरा कराएं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व विभाग के अधिकारी और पदाधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। राजस्व एवं भूमि विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने आरोपी अंचल अधिकारी की संपत्ति जांच के निर्देश दिए हैं। इनमें आर्थिक अपराध इकाई की भी मदद ली जाएगी। अभी तक 36 से अधिक अंचल अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। पर जब ये आरोप आया है तो मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि श्री प्रिंस राज को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए और जो प्रभास नारायण लाल जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके ऊपर जो है विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। इसके साथ साथ वहाँ के जो अंचल निरीक्षक थे और जो राजस्व कर्मचारी थे जिनके गलत अनुशंसा के कारण ये दाखिल खारिज हुआ है, उनको भी तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश हमने कलेक्टर को दिया है। बिहार में आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र को लोक लेखा समिति के सभापति की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पद का रोल तब और खास हो जाता है जब सरकार आय व्यय से जुड़े कोई फैसला करती है या फिर वित्त से जुड़ा कोई कदम उठाती है। भाई वीरेंद्र से बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोक लेखा समिति के सभापति भाई वीरेंद्र। सर, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ रहेगा आपका? निश्चित में जो भी जिम्मेवारी मिलती है मैं उसका ईमानदारी से निर्वहन करता हूं और जो जिम्मेवारी हमें पार्टी और विधानसभा ने सौंपी है उसको बखूबी हम निभाने का काम करेंगे। चूंकि लोक लेखा समिति के जो सभापति होते हैं काफी प्रमुख उनकी भूमिका होती है और सरकार जब आय व्यय करते हैं फिर कई तरह की बातें होती हैं वित्त से जुड़ा हुआ, उनकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो कैसे क्या कुछ आपका एजेंडा है, क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी? अभी उसकी बैठक ये आपको सीएजी का और एजी और इसका क्या कहलाता है वित्त विभाग के वरीय पदाधिकारियों की बैठक करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे और उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से भी आग्रह करूंगा कि उस बैठक में प्रथम बैठक में रहें और जो वित्तीय अनियमितता होगी उससे निपटने का हम काम करेंगे और जो लोग भी अनियमितता करेगा उसको हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। सीएजी की जब रिपोर्ट आती है तो कई बार विपक्षी पार्टी उसको मुद्दा बना के उस रिपोर्ट कहते हैं सरकार को घेरती है, तो इस बार चूंकि अब आने वाला समय विधानसभा चुनाव है अगले साल, तो जिम्मेदारी और आपकी बढ़ जाती है, तो विपक्ष की भूमिका में रहेंगे या लोक लेखा? इस पद का गरिमा होगा, उसकी गरिमा को देखते हुए हम उसका काम करने का काम करेंगे। तो हमारे साथ भाई वीरेंद्र, कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और मुजफ्फरपुर में कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी का गांव बेनीपुरी से गुजरने वाली बागमती नदी की धारा को चालू करने के लिए योजना बनाई गई थी। 2019 में करीब 24 करोड़ की योजना बनाई गई थी। बागमती नदी के उपधारा के लिए कॉफर डैम भी बनाए गए और नदी की गाद की सफाई कराई गई थी, लेकिन 45 दिनों के बाद ही कॉफर डैम टूट गया। काम करने वाली एजेंसी की लापरवाही से गाद फिर नदी में समा गई। आज भी नदी की धारा दाएं
तटबंध को रगड़ते हुए बह रही है। इस उपधारा की वजह से बांध के अस्तित्व पर खतरा बना हुआ है। अब तक कुल 38 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अगर उपधारा को पुरानी धारा पर नहीं लाया गया तो बाढ़ आने पर भीषण तबाही मच सकती है। मैंने जब अध्ययन किया और उसको देखा तो उसमें जो सच्चाई सामने मेरे नज़र में छट के आया, तो हमने अपने मंत्रिमंडल निगरानी विभाग को आवेदन दिया है जांच करने के लिए। जांच में क्या आता है उसके आगे अगर संतोषप्रद जांच नहीं हुआ तो आगे भी हम कदम उठाएंगे। यहाँ 38 से 40 करोड़ रुपया का हर साल बजट पास होता है और हमारे यहाँ नदी पे धरातल पे कोई भी काम नहीं होता है। 38 लाख का भी अगर काम हुआ तो बताइएगा। हमारे यहाँ पे पीछे जो नदी है, ये नदी उधर बहना था सीधा, और ये नदी हमारे गांव से सट के जा रहा है और हम लोगों के लिए खतरा है ये नदी का। मुजफ्फरपुर के औराई इलाके के बेनीपुरी गांव, जो कि कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्मस्थली गांव है, उस गांव में बागमती नदी से बाढ़ का खतरा हर साल बना रहता है। लेकिन इस गांव से जुड़ा एक मामला सामने आया है और इस मामले को कोई और नहीं बल्कि यहां के स्थानीय विधायक, बीजेपी के विधायक रामसूरत राय ने ही उखाड़ा है। दरअसल बागमती नदी को मुख्य धारा में लाने के लिए करीब 38 करोड़ रुपए अब तक खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन आज भी बागमती नदी जो है वह मुख्य धारा में न बहकर उपधारा में बह रही है। और इसको लेकर 2019 में पहली बार 24 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, लेकिन पैसे खर्च हो गए, काम कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत काम हुआ, एक कॉफर डैम भी बनाया गया, वह भी क्षतिग्रस्त हो गया, कुछ ही दिनों में टूट कर गिर गया। इसके बाद फिर 4 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। उसके बाद फिर 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, यानी कुल मिलाकर 38 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। और यह कहा गया कि बागमती की जो धारा है वह उपधारा के बजाय अब मुख्य धारा में बहेगी, लेकिन आज तक यह नहीं हो सका है। आज भी उपधारा में बागमती नदी बह रही है। ऐसे में एक बार फिर से वहां पर बाढ़ को लेकर दहशत का माहौल है। इसको लेकर खुद यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, पूर्व मंत्री रामसूरत राय, उन्होंने इसको लेकर पत्र लिखा है। और अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ होता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। नेपाल में हो रही बारिश का असर बिहार में दिखने लगा है। पूर्वी चंपारण में बागमती के साथ साथ अब बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है, जिससे कटाव का खतरा बढ़ गया है। अगर समय रहते ध्यान नहीं रखा गया तो आने वाले समय में काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नेपाल में हो रही भारी बारिश का असर अब पूर्वी चंपारण में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, ये बूढ़ी गंडक नदी की तस्वीर है और अमूमन इन नदियों में काफी जलस्तर कम था, लेकिन नेपाल में हो रही बारिश का असर साफ तौर पे दिख रहा है कि नदी के पानी का बहाव जो है वो काफी तेज हो गया। जो जलकुंभी है, जो उन इलाकों से जलकुंभी भी नदी में जो है वो तैर के आ रही है। और खासतौर पर बाढ़ को लेकर अभी तक कोई बेहतर व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है। देखिए, ये तस्वीर जो है ये चकिया की तस्वीर है और यहीं पर अमूमन नदी का कटाव जो है वो इस तरफ होता है। और खासतौर पर जो नदी की जो धारा है वो बिल्कुल जो है एकदम सट गई है। तो वैसी स्थिति में जो है कटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, तो वैसी स्थिति में पुल के जो है पाए हैं वहां पे भी कटाव का खतरा जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि धारा को मोड़ने के लिए बैग में मिट्टी डालकर जो है वो बैग डाला गया था। लेकिन अब जो है इस साल कुछ बेहतर पहल जो है वो पहले से नहीं की जा रही है। तो आने वाले समय में अगर जल स्तर यूं ही बूढ़ी गंडक का बढ़ता रहा तो हमें लगता है कि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।